So we are live. Uh, Okay. yeah. So All India Student Association के आज फेसबुक लाइव में आप सब लोगों को स्वागत है। आज हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार जो जाने माने हैं, ढेर सारा किताब भी इन्होंने लिखा है, वो हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। जो इस देश में सबसे बड़ा एक स्कैम माना जा सकता है, जो गुजरात में हो रहा है, जो अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में जो निकाला गया है। खुद वहाँ का जो लोकल पत्रिकाओं ने जिस तरीके से रिपोर्टिंग किया, और जो गुजरात मॉडल का ध्वस्त हुआ इस पूरे प्रक्रिया में, जो एक्सपोज हुआ, जैसे ये पूरा दुनिया के लिए वैलिड है कि कोविड-19 के पैंडेमिक ने क्रैक्स को और दुनिया के सारे कमियों को एक्सपोज कर दिया है। तो उसी संदर्भ में हमारे साथ आज परंजय गुहा ठाकुरिया जुड़े हुए हैं। हम उनको स्वागत करते हैं और आज इस फेसबुक लाइव में इस गुजरात मॉडल के बारे में बताने के लिए और इसको एक्सपोज करने के लिए क्या क्या हो रहा है और असल में कितना बड़ा प्रॉब्लम है गुजरात में कोविड-19 पैंडेमिक को लेके, खासकर फेक वेंटिलेटर्स वाले इश्यू को लेके। हम उम्मीद करते हैं कि वो उस पर सारे पॉइंट्स को टच करेंगे। एंड सारे स्टूडेंट से, जो लोग इसको देख रहे हैं, उनसे यही अपील होगा कि जैसे ही वो अपनी बात को रखेंगे, उसके बाद आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सवाल को बता सकते हैं। वो अपने बताने के आपके सवाल को वो देखेंगे और अपने सवाल को लास्ट में वो एड्रेस करेंगे। परंजय दादा, Thank you, how are you? Sai Balaji. I can't see the people who are on this program. But मेरा लग रहा है कि आप हमें मेरा बात आप सुन पा रहे हैं और मेरा तस्वीर आप देख रहे हैं। हाँ जी, मैं ठीक कह रहा हूँ? आप सब लोग सुन पा रहे हैं मेरा बात? ठीक है। अब मैंने सुना नहीं कुछ, सिर्फ मैं अपना तस्वीर देख रहा हूं, तो मेरा उम्मीद है कि आप सब लोग देख रहे हैं। और कहीं बीच में अगर अटक जाएगा, साई बालाजी आप जरा रोक लीजिए मेरे को, और मैं रोक के फिर दोबारा बताऊंगा। अच्छा, जैसे बालाजी ने कहा, एक बहुत बड़ा एक घोटाला आज हुई है, कुछ दिनों से हो रहे हैं, आज नहीं मतलब कुछ दिनों से चल रहे हैं। ये गुजरात के अहमदाबाद में ये पूरा जो एक गुजरात मॉडल का जो बड़े बड़े बात होते हैं, इसका पूरा असली चेहरा सबके सामने ले आते हैं और एक तरह से एकदम पर्दाफाश करते हैं कि ये गुजरात मॉडल के नाम में जो हो रहा है, लोगों को सिर्फ लोगों को धोखा नहीं दे रहे, एकदम शर्म की बात है जो आज हो रहा है, अत्यंत शर्म की बात है। मैं एक भारतवर्ष का नागरिक होके मैं कह रहा हूं कि जो आज अहमदाबाद में हुई है, मेरे लिए एक शर्म का बात है और मैं समझता हूं हर भारतीय नागरिक, हर व्यक्ति के लिए एक शर्म का बात होना चाहिए। और इसके साथ सिर्फ एक जाली या फेक वेंटिलेटर्स का एक घोटाला का बात नहीं है, इसके साथ ये सिर्फ गुजरात मॉडल भी नहीं है, एक तरह से क्रोनी कैपिटलिज्म, क्रोनी पूंजीवाद, ये सचमुच पूंजीवाद भी नहीं है, कुछ दोस्तों के लिए पूंजीवाद है। और किस तरह से आज कोविड का मरीज के उनको एक तरह से एक लेबोरेटरी में इन्होंने चूहा बना दिया, और वहां भी खत्म नहीं होता है कहानी।
उनसे कुछ लोगों ने इसका मुनाफा कमाने का कोशिश कर रहे हैं। तो मैं लगभग 10-15 मिनट में लगूंगा, मैं पूरा कहानी बताऊंगा। उसके बाद पूरा जो देश में जो चल रहा है, हलचल चल रहा है, जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति, इसके ऊपर भी मैं कुछ बात करूंगा। और आखिरी जब मेरा बात खत्म हो जाएगा, मैं आपसे एक अपील, एक निवेदन भी हम करने वाले हैं, और किस तरह से ये जो घोटाला हुई है इसको हम प्रचार कर सकते हैं। क्योंकि ये जो घोटाला, ये गुजरात के मीडिया, गुजरात के लोक माध्यम, गुजरात के अखबार ने छपा है। ये दिव्या भास्कर से शुरू हुई। फिर उसके बाद और भी वहां गुजरात के पत्रकार, जैसे अहमदाबाद मिरर, जो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के एक हिस्सा है, अहमदाबाद मिरर, और इसके साथ भी और भी वायर जैसे अखबार ने इसको, रोहिणी सिंह ने एक लंबा लेख लिखा है। मगर ये घोटाला, जो मैं समझता हूं एकदम सुर्खियां होना चाहिए, हेडलाइंस होना चाहिए हर अखबार में, अभी तक लोगों का पास पहुंचा नहीं ये कहानी। और ये एक किस तरह से, एक खतरनाक तरीका से आज हमारे गुजरात के राजनेता किस तरह से वह काम कर रहे हैं। तो आप, ये कहानी शुरू होता है यही मई महीना में, 17 मई के दिन एक उद्घाटन हुई थी। उद्घाटन क्या हुई थी? एक कंपनी, ये कंपनी का नाम है ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड। ये कंपनी है, ये कंपनी का चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जो है, उनका नाम है पराक्रम सिंह जाडेजा, और ये है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड। और ये है आपका राजकोट का रहने वाले हैं, और उनका कंपनी ने, ये राजकोट का जो एक निजी कंपनी, एक गैजेट डेवलप किया। इस गैजेट का नाम है धमन 1, और सिर्फ 10 दिन में तैयार किया। और ये गैजेट, ये बोल रहे हैं कि एक गैजेट का कीमत कितना है? 1 लाख रुपया का कीमत है। एक गैजेट का कीमत 1 लाख रुपया है, 1 लाख से थोड़ा कम है। और गुजरात सरकार और उनके वेबसाइट में अपना जो प्रेस रिलीज है, मीडिया, जो पत्रकार लोगों के लिए, जो उनका जो प्रवक्ता, जो मीडिया के न्यूज देते हैं, उन्होंने वादा किया कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेक इन इंडिया जो स्वप्न है, ये पूरा किया। अंग्रेजी में लिखा है, इट इज ए ग्लोरियस अचीवमेंट। मगर जो मशीन गुजरात सरकार ने कह रहे कि ये वेंटिलेटर है, ये सचमुच वेंटिलेटर नहीं है। इसका नाम है एम्बू बैग, AMBU बैग। एम्बू का मतलब है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। जिनके पास सांस का बीमारी है, उसको अपना ऐसे स्क्वीज करके वो सांस लेने में उनको आसान हो जाता है। मगर अगर वेंटिलेटर होना, अगर ये सचमुच वेंटिलेटर होता, तो ये गैजेट में और भी कुछ चीज रहेगा। एक है, इसमें ह्यूमिडिफायर का जरूरत है, कंडेंसर का जरूरत है, और मास्क का जरूरत है। और सबसे आश्चर्य बात है कि जिन लोग बनाया, ये ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड, जिसका मालिक है पराक्रम सिंह जाडेजा, उन्होंने खुद कहा कि ये जो धमन 1 है, ये सचमुच वेंटिलेटर नहीं है, ये एम्बू बैग है। मगर गुजरात सरकार इसको कह रहे है कि ये वेंटिलेटर है। आप जानते हैं कि वेंटिलेटर का आज
देश में इतना वेंटिलेटर है नहीं। आप ये भी जानते हैं कि गुजरात में कोविड का मरीज बहुत है, और अगर आप बाकी राज्य में देखेंगे 2-3 जगह में कोविड का मरीज सबसे ज्यादा है। एक है मुंबई, एक है दिल्ली, और एक है अहमदाबाद। और भी शहर है, कलकत्ता है, और भी है, और भी शहर है, चेन्नई है, मगर एकदम टॉप रैंक में मुंबई के बाद कभी अहमदाबाद ऊपर, कभी दिल्ली आगे आगे पीछे हो रहा है। हर रोज ये नंबर बदलते रहते हैं। तो अहमदाबाद में एक सिविल हॉस्पिटल है जो अहमदाबाद का सबसे बड़ा सिविल हॉस्पिटल है, और सिर्फ अहमदाबाद नहीं, भारतवर्ष में और पूरा एशिया में जो सरकारी अस्पताल होते हैं उसमें बहुत बड़ा है। इसमें 1200 बेड है, और गुजरात में जो कोविड फैसिलिटी है, कोरोना बीमारी के फैसिलिटी में है, ये सबसे बड़ा है। लगभग 230 के आसपास ये कोविड बेड्स है इनके पास। तो एक कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी मशीन, इसको मरीज के ऊपर इस्तेमाल करने के पहले कुछ सरकारी नियम है, कानून है, अधिनियम है। एक जैसा नियम है, ये नियम है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। ये 1940 में ये कानून, 1940 का कानून है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। इसमें लिखा हुआ है कि कहीं भी कोई भी मशीन, कोई भी गैजेट, कोई भी यंत्र अगर मरीज के ऊपर अगर आप इस्तेमाल करेंगे, इसके पहले आपको एक लाइसेंस का जरूरत है। और ये लाइसेंस कौन देगा? एक सरकारी, केंद्र सरकार में एक संस्था है, इसको कहते हैं ड्रग कंट्रोलर, ड्रग्स कंट्रोलर। और इसके जो हेड है, ये है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इनके अनुमति जरूरत है। और अनुमति कैसे आपको मिलेगा? इसमें आपका एक कमिटी, एक समिति गठन करना पड़ेगा। इसको कहते हैं एथिकल कमिटी, यानी कि जो नीति और नीति के लिए नीतिगत एक कमिटी बनाना पड़ेगा। क्योंकि एक अधिनियम है, मेडिकल डिवाइसेस रूल्स ऑफ 2017, यानी कि 2017 में जो मेडिकल डिवाइसेस का जो अधिनियम है ये है। इसमें लिखा है ये समिति में कौन कौन रहेगा। कोई मेडिकल कॉलेज का निर्देशक रहेगा, या कोई अस्पताल का हेड होगा, जो ये सब्जेक्ट के ऊपर जो विशेषज्ञ है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट, जो इस विषय के ऊपर जिसके पास जानकारी है, अभिज्ञता है, इसको ये डॉक्टर्स ही है। और साथ साथ कोई वकील है, इनको भी ये समिति में आना चाहिए। तो ये धमन 1 जो ये सीएनसी ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन तैयार किया, 10 दिन में एक मरीज के ऊपर, ओनली 1 पेशेंट, जो टेस्टिंग किया था एक पेशेंट के ऊपर। कोई लाइसेंस नहीं है ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। एक कहीं गुजरात सरकार का कोई लेबोरेटरी में इसका कोई टेस्टिंग हुई थी, और पूरा अलग अलग जगह में, गुजरात के अलग अलग जगह में गुजरात सरकार ने एक केंद्र सरकार का एक कंपनी है, HLL लाइफ केयर, और ये कंपनी ने हजारों ऐसे, कोई कहते हैं 5000, कोई कहते हैं 5000 से कम है, ये सो कॉल्ड वेंटिलेटर, ये जाली वेंटिलेटर, फेक वेंटिलेटर इन्होंने खरीद लिया। क्योंकि ये दरखास्त कौन करते हैं? केंद्र सरकार करते हैं। तो गुजरात का जो स्वास्थ्य विभाग है, उन्होंने रिक्विजिशन किया कि हमें चाहिए अहमदाबाद के लिए और गुजरात के लिए
और लगभग पूरा गुजरात राज्य में 880 के ऊपर ये जो जाली वेंटिलेटर इन्होंने खरीदा, और ये अहमदाबाद सिविल अस्पताल में लगभग 200 के आसपास ये वेंटिलेटर इस्तेमाल। तो कहानी यहीं से शुरू होता है। कैसे किया इन्होंने? आपने टेस्ट नहीं किया, एक आदमी के ऊपर आपने टेस्ट किया। तो 17 में गुजरात का जो मुख्यमंत्री है विजय रूपानी जी, और जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, जो उप मुख्यमंत्री है नितिन पटेल जी, लॉकडाउन के बाद लगभग 50 दिन से ज्यादा इन्होंने गांधीनगर, जहां गुजरात का राजधानी है, गांधीनगर से अहमदाबाद आने में समय लगता, कुछ लंबाई है, दुराई है इसकी। गाड़ी में अगर आप जाएंगे 1.5-2 घंटा तो लग ही जाएगा। अभी तो सड़क खाली है, शायद 1 घंटा में आप पहुंच जाएंगे। तो गांधीनगर से पहली बार मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल जी ने अहमदाबाद आया। क्यों? अहमदाबाद सिविल अस्पताल में ये ज्योति सीएनसी का नया जो मशीन है, इसका इनॉग्रेशन होगा और इसका उद्घाटन होगा। उसी दिन पत्रकार लोगों को मालूम पड़ा कि इसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि डॉक्टर, वहां का अस्पताल का डॉक्टर कहना शुरू कर दिया कि ये मशीन तो सचमुच वेंटिलेटर नहीं है, हम मरीज के ऊपर क्या करेंगे। मैं एक आपको बता देता हूं, एक नाम भी करता हूं, जिन्होंने बहुत सारे डॉक्टर वहां पे है ना अस्पताल में, वो डरे हुए हैं पत्रकार लोगों से बात करने के लिए। फिर भी डॉक्टर शैलेश शाह, जो एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में जो हेड है वहां पे अस्पताल में, अहमदाबाद सिविल अस्पताल में, वो 18 मई के दिन पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो भारत के सबसे बड़ा जो खबर का एजेंसी है, उन्होंने बोला कि हमें जो फल मिलना चाहिए, जो डिजायर्ड रिजल्ट्स है, जो हमें जरूरत है, ये हमें दमन वन से नहीं मिल रहे। और हमारा भाग्य अच्छा है कि हमने ज्यादा लोग के ऊपर ये इस्तेमाल नहीं किया, और बहुत ही अगर जरूरत हो जाता है, कोई एक आपातकालीन स्थिति है, हम लगा देते। जिसके पास वेंटिलेटर नहीं है, कि वेंटिलेटर किसी के पास है नहीं। एक दिन के बाद ये जब अखबार में, दिव्य भास्कर, अहमदाबाद मिरर में सारे लेख छप गया, अगला दिन ये पराक्रम सिंह जडेजा जी और अहमदाबाद सिविल अस्पताल का जो ऑफिशियल्स है, जो वहां के जो लोग हैं, एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया, डेमो दिया। किसके लिए? डॉक्टरों के लिए। और जो पत्रकार इसके ऊपर प्रश्न उठाया इन लोगों के ऊपर, इसमें एक पत्रकार है, उनके नाम है विपुल राजपूत। उन्होंने थे उस दिन, ये मैं 18 मई की बात कर रहा हूं, 18 मई में इन्होंने जब ये जाली वेंटिलेटर का डेमोन्स्ट्रेशन दिया अहमदाबाद सिविल अस्पताल में, वहां पे एक डॉक्टर, ये विपुल राजपूत को सवाल उठाना नहीं दिया। उन्होंने सवाल उठाया, ये पराक्रम सिंह जाडेजा को बोला कि हमें ये 2-4 सवाल है। उसका हाथ से माइक्रोफोन छीन लिया। कौन छीन लिया? डॉक्टर M प्रभाकर, OSD, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, अहमदाबाद सिविल अस्पताल। ये लेख छपा है अहमदाबाद मिरर में, आप खुद जाके पढ़ लीजिए। 19 मई है जिस दिन ये छपा है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। और ये उन्होंने लिखा, छपा, इसको कोई डिनाई नहीं किया। बाद में उन्होंने और कहीं कहा कि नहीं हम लोग वेंटिलेटर नहीं कहा, मगर बहुत सारे प्रेस नोट है, प्रेस रिलीज है, जिसमें गुजरात सरकार ने कहा ये वेंटिलेटर है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्वप्न है, मेक इन इंडिया का स्वप्न है, इसके एक
प्रतीक आप देख रहे हैं। चलते हैं आगे बढ़ते। पराक्रम सिंह जडेजा जी, उन्होंने सब साफ बोल दिया कि ये हमने तो नहीं कह रहे ये वेंटिलेटर, ये है एक तरह से एम्बू बैग, यानी कि आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। और इसके बाद उन्होंने कहा कि हम धमन 1 शुरू किया, हम धमन 2 बनाएंगे, हम धमन 3 बनाएंगे, और उन्होंने सब मान लिया कि हम एक ही मरीज के ऊपर इसका टेस्टिंग किया और किसी से हमने नहीं किया। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मैंने अनुमति नहीं लिया, एक लेबोरेटरी है जो गुजरात सरकार ने उसको सर्टिफाई किया, वहां से मैंने किया। और बोला कि ये जो वेंटिलेटर है, जो 1000 वेंटिलेटर है, ये हमने किसी से पैसा नहीं मांगा, हम ऐसे दान कर दिया, डोनेशन दे दिया, और ये हमारी कंपनी का ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसीलिए हम इसको एक तरह से दान कर रहे हैं कोविड और अस्पताल लोगों के लिए। और ये छोटे मोटे कंपनी है, ये कंपनी जिसका नाम मैंने कहा ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड, इसका शाखा है विश्व के बहुत सारे देशों में। ये अलग अलग इक्विपमेंट बनाते हैं, अलग अलग मेडिकल इक्विपमेंट बनाते हैं, और ये सारे इक्विपमेंट अलग अलग देशों में वो बेचते हैं। तो ऐसा नहीं है ये छोटा मोटा कोई कंपनी है, इसका कंपनी का अलग अलग जगह में इसका शाखा है, इसका ब्रांचेस है, इसका दफ्तर है। और ये सब हलचल जब मच गया, वहां का जो विरोधी दल है कांग्रेस, वो बोला ये ऐसा नहीं चलेगा, आप एक जुडिशियल इंक्वायरी कीजिए। और जिग्नेश मेवानी, आप उनको शायद नाम उनका सुना होगा, वहां का विधायक है, वो बोला कि आप लोगों को धोखा दे रहे, इस तरह से क्यों आप धोखा दे रहे, अब मरीज का ऊपर आप कैसे इस तरह से एक इनह्यूमनली आपके कुछ क्या कहते हैं, आप कुछ आप एकदम संवेदनशील भी नहीं है, आप जिस तरह से आप व्यवहार कर रहे हैं। और सवाल उठाया फिर लोगों ने, ये पैसा कहाँ, कौन पैसा देगा ये कंपनी को। आपने सुना होगा पीएम केयर्स फंड के नाम। पीएम केयर्स है प्रधानमंत्री सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस। और ये भी लिखा है, और प्रधानमंत्री ने खुद घोषणा किया कि वो 2000 करोड़ रुपया खर्च करेंगे 50,000 मेक इन इंडिया वेंटिलेटर्स के ऊपर। अभी किसी को मालूम नहीं है कि इनको पैसा मिला कि नहीं, शायद नहीं मिला, मगर ये प्रधानमंत्री ने घोषणा किया। जब ये हलचल मच गया, कांग्रेस ने चिल्लाचिल्ली शुरू कर दिया, और जिग्नेश मेवानी भी चिल्लाचिल्ली शुरू कर दिया, एक तहलका मचा दिया। एक वहां का गुजरात का एक बहुत वरिष्ठ एक पत्रकार है, उनका नाम है रॉक्सी गागटेकर। उन्होंने कहा कि मेरा जीजा जी, माय ब्रदर इन लॉ, जिसका उम्र सिर्फ 45 है, उन्होंने ये अहमदाबाद सिविल अस्पताल में इनका मृत्यु हो गया। मैं वो सवाल उठाया कि इनके ऊपर आप कौन सा वेंटिलेटर इस्तेमाल किया, और ये क्या सच है कि उनके ऊपर आपने धमन 1 सो कॉल्ड वेंटिलेटर यूज किया। तो पत्रकार को जब वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फर्रा लॉन्च करने के लिए थाना गए थे, उसका फर्रा लॉन्च नहीं किया, सिर्फ एक स्टेटमेंट लिया। हमें मालूम नहीं है कि अभी तक लॉन्च किया नहीं, मगर हमें इतना मालूम है कि 4 दिन पहले तक अभी तक लॉन्च नहीं हुआ था, शायद अभी तक लॉन्च हो गया होगा। तो एक तरह से ये मशीन को उद्घाटन कर रहे हैं मुख्यमंत्री, उसका बगल में बैठे हैं उनका उप मुख्यमंत्री, और अब कहानी और आगे बढ़ा देते हैं। ये ज्योति सीएनसी, ये जो कंपनी है, ये ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड, एक समय इस कंपनी में एक परिवार, सूरत का कोई जाने माने वो पूंजीपति है, इनका एकदम जो टॉप में है, उनका नाम है रमेश कुमार भीखाबाई विरानी। ये जो विरानी
परिवार जो है एक समय इस कंपनी में उन्होंने पैसा डाला। आज उनके पास पैसा नहीं है, और मगर एक समय इन्होंने इसमें निवेश किया था, इन्वेस्टमेंट किया था। ये वीरानी परिवार का क्या बिजनेस है? डायमंड मर्चेंट। आप जानते हैं सूरत में ये जो विदेश से हम आयात करते हैं रफ डायमंड्स, और इसको पॉलिश करते हैं। पॉलिश कौन करते हैं? पूर्व भारत से, उड़ीसा से, बंगाल से, बिहार से लोग आके इसको पॉलिश करते हैं, और इसका सबसे बड़ा कारोबार होता है सूरत में। तो बात अभी ये है, ये नाम क्यों ला रहा हूं मैं, कि ये वीरानी परिवार और ये रमेश कुमार भिकाभाई वीरानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक उपहार दिया था। और क्या उपहार दिया था? एक सूट का उपहार दिया था। ये सूट में मोदी जी का नाम लिखा था, मोनोग्राम्ड था, नरेंद्र दामोदर भाई मोदी। और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन 2015 में जो अमेरिका का राष्ट्रपति बराक ओबामा दिल्ली में आए थे, वो इस सूट, मोदी जी सूट पहने थे उसके। आपको मालूम है उसके बाद क्या हुआ? विरोधी दल बोला कि देखो, लोग कहे ये सूट का कीमत 10 लाख का है, और हमारे प्रधानमंत्री जो अपने आप को कहते हैं हम चाय वाला है, ये 10 लाख का सूट पहनते। तो रमेश कुमार भिकाभाई वीरानी जी बोला नहीं नहीं, ये हमने उनको उपहार दिया था, मोदी जी मेरा छोटा भाई की तरह है। और मोदी जी उनका जो परिवार में जब किसी का विवाह हुआ था, वेडिंग हुआ था, वहां पे गए थे। और बाद में जब राहुल गांधी और विरोधी दल का नेता इसके बारे में बहुत टिप्पणी किया, आलोचना किया, बोला ये मोदी सरकार सूट बूट का सरकार है। उस समय देश में एकदम सूखी के समय चल रहे थे, ड्राउट चल रहे थे। तो आप देखिए उसके बाद क्या हुआ। ये 10 लाख रुपए का सूट 4 करोड़ से ज्यादा 4 करोड़ 31 लाख रुपया में एक नीलाम हुआ था। बोली में, नीलाम में, बोली में एक उसी इलाका का एक भाई साहब ने, धर्मानंद डायमंड कंपनी, और मोदी जी कहा कि जो भी हमें पैसा होगा ये गंगा नदी को साफ करने के लिए पैसा चला जाएगा उसी में। और ये भी लोग कहते हैं कि जो परिवार ये नीलाम में ये 4 करोड़ 31 लाख रुपया दिया, बाद में उन्होंने वही इलाका में एक खेल कूद के लिए एक क्या कहते हैं, एक स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स भी शुरू कर दिया थोड़ा बाद। देखिए गुजरात मॉडल में के बारे में आपने बहुत कुछ सुना है। अमेजिंग गुजरात, वाइब्रेंट गुजरात, देश विदेश से लोग आ रहे हैं निवेश करने के लिए। बाद में आप दिखाते हैं लाखों करोड़ों रुपया का MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आपने दस्तखत किया, मगर बाद में तो सचमुच उतना पैसा नहीं आता है। फिर छोड़ दीजिए, आज नहीं, बहुत साल से चल रहे। 2002 का जो हिंदू मुसलमान दंगा के बाद ये शुरू हुई थी, ये भी एक लंबा चौड़ा कहानी है। मगर मैं नहीं, गुजरात हाई कोर्ट, गुजरात का सबसे उच्च न्यायालय में 2 जज, JN पारदीवाला और जज इलेश वोरा, जस्टिसेस JN पारदीवाला और इलेश वोरा, उन्होंने 24 मई के दिन गुजरात सरकार को नाम करके जबरदस्त उसको टिप्पणी किया, आलोचना किया, एक तरह से गाली दिया। बोला ये अहमदाबाद सिविल अस्पताल है या एक डंजन है, इट इज एज गुड एज अ डंजन, मे बी इवन वर्स। डंजन के मतलब है एक, जो हिंदी में कहते हैं काल कोठरी, जिसमें आप जानवर को भी नहीं डालते हैं। और ये हाईकोर्ट का जज ये भी कहा कि गुजरात का स्वास्थ्य प्रणाली है, जो हेल्थ सिस्टम है, क्या हो रहा है, ये बोला टाइटैनिक जहाज जैसे डूब रहे थे इसी तरह डूब रहे। और वो बोला ये गुजरात सरकार का अधिकारी इनके लिए जिम्मेदार है। और उन्होंने नाम किया
जैसे आज ये सारे जो फेक वेंटिलेटर का खरीदने के पीछे जयंती रवि जी है, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, जो गुजरात सरकार का जो प्रधान सचिव है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में है। जिस लोगों को याद है ये भी बताएंगे कि एक समय वो गोधरा में वो कलेक्टर भी थे जिस समय वो हिंदू मुस्लिम वो जो ट्रेन का जो दुर्घटना हुई थी। तो देखिए आपके सामने आप देख रहे हैं एक घोटाला। इस घोटाला के प्रचार के बारे में हम आपसे कुछ निवेदन करेंगे और सलाह करेंगे, मगर हमारा बात खत्म करने के पहले मैं 3-4 मिनट आज जो भारतवर्ष में हो रहा है इस विषय के ऊपर मैं कुछ कहना चाहता हूं, जो अर्थव्यवस्था के ऊपर। बंगाल में 43 साल में एक अकाल हुई थी, द ग्रेट बंगाल फैमिन ऑफ 1943। उस समय दूसरी जो विश्व युद्ध या सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहे थे। उस समय बंगाल में कम से कम 30 लाख लोग उसका मृत्यु हो गई थी भूखमरी से। ब्रिटिश सरकार माना नहीं, खाद्यान्न थे, गोदाम में खाद्यान्न थे। ब्रिटिश सरकार उसका निर्यात किया, आयात करने का अनुमति नहीं दिया। ब्रिटिश सेना को खाना मिला, आम नागरिक को बंगाल को नहीं मिला। ये अकाल जो बांग्ला में हम कहते हैं दुर्भिक्ष, ये विश्व में इसके ऊपर बहुत सारे किताब लिखे हैं, लोग चलचित्र बनाए, सत्यजीत राय और अलग अलग भाषाओं में बनाए। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि उस समय एक लोगों को खाने का चावल थे गोदाम में और खाना नहीं मिला। आज हमारे देश में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गोदाम में भारतवर्ष को जितना गेहूं, जितना चावल का जरूरत है, जो हम कहते हैं बफर स्टॉक, इसके 3 गुना ज्यादा है। मगर आप देख रहे हैं आपके सामने केंद्र सरकार, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, खाद्य मंत्री रामविलास पासवान और भी लोग, राज्य सरकार, आप क्यों नहीं बांट रहे हैं? क्यों वितरण नहीं कर रहे हैं? ये खाना आप मुफ्त में क्यों गरीब लोगों को नहीं दे रहे? कुछ तो आप दिया, लोग चिल्ला चिल्ली शुरू किया, उसके बाद आपने दिया। क्यों इतना समय लगाया लॉकडाउन के बाद? ये एक मैं तुलना कर रहा हूं 43 और आज का। उस समय दूसरे विश्व युद्ध चल रहे थे और आपको याद होगा कि हिटलर का जो फांसीवाद है ये खत्म हो गया था जब 45 साल में जब जो दूसरी जो विश्व युद्ध खत्म हो गया था। आप ये भी याद होगा कि जिन लोगों का देशों का विचारधारा अलग था, रूस का स्टालिन, अमेरिका का रूजवेल्ट, इंग्लैंड का चर्चिल, इकट्ठा मिलके अलाइज बनके ये जर्मनी, इटली और क्या कहते हैं जापान को पराजय किया। और उसके बाद एक तरह से आज भी हम लोग एक अलग तरीका का एक तीसरी विश्व युद्ध देख रहे हैं। वाणिज्य के ऊपर अमेरिका और चीन के बीच, सूचना के ऊपर, इस विषय के ऊपर शायद और किसी समय अगर मौका मिलेगा मैं आप लोगों से बात करूंगा। मगर आखिरी जो तुलना मैं करना चाहता हूं ये है भारतवर्ष का पार्टीशन के बारे में। जब भारतवर्ष विभाजन हुई थी उस समय पंजाब और बंगाल ये दोनों जगह लेके 3 साल 43, 44, 45, 46, 47, 48 तक, ये 3 नहीं 5-6 साल कम से कम, बहुत कम से कम 1.5 करोड़ व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा, जो रेफ्यूजीज हो गए, जो शरणार्थी बन गए, जो उद्वास्तु बन गए। उस समय की बात हुआ। आज भारतवर्ष के राजमार्ग और सड़क में कितने प्रवासी मजदूर सड़क में निकल गए थे 24
मार्च का लॉकडाउन के बाद 1.5 करोड़ से बहुत ज्यादा, कई गुना ज्यादा। अभी भी लोग वापस जाने चाहते हैं अपने शहर छोड़ के, अलग अलग जगह छोड़ के, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र छोड़ के बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ वापस जा रहे हैं। ये जो जो एक तरह से इंटरनल माइग्रेशन, जो पलायन है, ये खत्म नहीं हुई। मेरा कहना है कि सिर्फ भारतवर्ष का इतिहास में, विश्व का इतिहास में, इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, हमने इस तरह इंटरनल माइग्रेशन, एक देश के अंदर एक जगह से दूसरी जगह इतने लोग कभी पलायन नहीं किया। और अत्यंत दुख के साथ, आई एम अशेम्ड, इतना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहे हैं, अखबार में क्या आ रहा है, टीवी में क्या आ रहा है, व्हाट्सएप में क्या आ रहा है, किस तरह से आज आम आदमी, लोगों और प्रवासी मजदूर का क्या तकलीफ है। हर रोज ऐसे कहानियां आ रहे हैं। तो जो ऐसा स्थिति है आज देश में, हजारों माइल, हजारों किलोमीटर लोग पैदल जा रहे हैं, साइकिल में जा रहे हैं, कोई बस में जा रहे हैं, ट्रेन नहीं मिल रहे, लोगों का मृत्यु हो रहा है। इस समय अगर एक राज्य सरकार मेक इन इंडिया के नाम में, प्रधानमंत्री के नाम पे जाली वेंटिलेटर कोविड का मरीजों के ऊपर इस्तेमाल करने का कोशिश है, तो मैं समझता हूं इतना शेमफुल, शर्मजनक चीज नहीं हो सकता है। मेरा आखिरी चीज, और ज्यादा मैं बात नहीं करता चाहता हूं, इस विषय के ऊपर मैं एक छोटा सा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहता हूं, और अलग अलग भाषा में। मेरा हिंदी कमजोर है, आप समझ लीजिए, मेरा मातृभाषा बांग्ला है। हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी तीनों भाषा का इस्तेमाल करता हूं। मैं चाहता हूं कि ये जो एक छोटे सा डॉक्यूमेंट्री फिल्म, ये मैं अलग अलग भाषाओं में, गुजराती में, मराठी में, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, ओहमिया, उर्दू, अलग अलग भाषा में बनाने चाहते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा, आपका मदद अगर मिल जाएगा तो मैं करूंगा। अगर आप छोटे छोटे डोनेशंस आपके दोस्तों से आप ले सकते हैं और साईं बालाजी को दे सकते हैं, हम कोशिश करेंगे, इसको हम बनाएंगे, क्योंकि अनुवाद करने में भी थोड़ा खर्च होता है, वीडियो बनाने में भी थोड़ा बहुत खर्च है, और ये काम के लिए मैं आपको निवेदन करता हूं। और यही मैं इसी समय मैं अपना बात खत्म करता हूं। और अभी तक तो हमें कोई लाइव कमेंट्स कुछ मिला, साईं बालाजी, हमें तो कुछ नहीं दिखाई दे रहे। मेरा बात इस समय मैं खत्म कर रहा हूं, और आपको मैं 38 मिनट के आसपास बात किया, मैं 35 मिनट बात किया। तो अगर कोई सवाल है, आप मेरे से सवाल उठा सकते हैं, जरूर। Can you hear me? हाँ. I can hear you. Were you able to hear me all that? Yeah. All the while. वो जो लास्ट वाला आपका अपील वाला जो बात है, आप दोबारा एक बार कर दीजिए। लास्ट में थोड़ा ऑडियो खराब हो गया था। 2-3 सवाल है जो स्टूडेंट से हम लोगों को मिला। हाल फिलहाल में हम लोगों ने देखा जिस तरीके से गुजरात हाईकोर्ट ने सरकार के ऊपर एक खास तरीके का टिप्पणी किया है। They brought accountability on part of the government, बट हमने ये भी देखा कि बेंच को बदल दिया गया है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं ये भूल गया मैंने बताने के लिए कि जो रोस्टर होता है, जो ये जस्टिस J.N. पारदीवाला और जस्टिस इलेश वोरा को, ये इन्होंने जो बेंच में था वहां का चीफ जस्टिस रोस्टर में बदल दिया। तो वहां का सरकार जो सच जो रियलिटी, जो वास्तव है, जो ट्रुथ है, इससे दूर भाग रहे और कुछ नहीं, मानने के लिए तैयार नहीं है। और यही बात जो हमारे सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक टिप्पणी किया हाई कोर्ट्स के बारे में। उन्होंने ये बोला था कि हमारे सारे हाई कोर्ट एक पैरेलल सरकारों की तरह चल रहे हैं, जिसको लेके आज
एक क्रिटिकल पीस इंडियन एक्सप्रेस ने अपने एडिटोरियल में भी एडिटोरियल आए। हाँ, एडिटोरियल में भी आया। बट कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन तो नहीं है कि गुजरात हाईकोर्ट का काम हो जाइए या कर्नाटका हाईकोर्ट का काम, केरला हाईकोर्ट का काम। तमाम हाईकोर्ट्स इस पूरे पैंडेमिक के दौरान, खासकर कोविड के सिचुएशन में, उन्होंने अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी उन्होंने लिया। अकाउंटेबिलिटी नहीं, बल्कि अगर वो जो एग्जीक्यूटिव का पुश करना है, एग्जीक्यूटिव को, भाई तुम सरकार हो, तुमको जाके लोगों को मदद करना है, तुमको उनके ट्रेन टिकट पैसा देना है, तुम उनको खाना देना है और उनको ट्रीट करना है, ये जो पूरा व्यवस्था किया है। और जिस तरीके से, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल अपने ओपिनियन तो देता नहीं है, वो तो केंद्र सरकार का ओपिनियन और बात तो जाके कोर्ट में रखता है। क्या ये कहीं ना कहीं जो बातें लगातार इनके थ्रू आया है, ये क्या दिखाता है कि कहीं पे मोदी सरकार अपने इन गलतियों को सुधारने के तरफ बढ़ रहा है, या कहीं ना कहीं इन गलतियों से और ज्यादा गलतियां करने के आगे बढ़ रहे हैं? साई बाला जी, तुमने सवाल एकदम बिल्कुल ठीक कहा। मेरा लग रहा है कोशिश में है कि अपना गलती को छुपाने के लिए, आप भूलिए मत, 31 मार्च यही तुषार मेहता जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पेश किया। किसके नाम में है? ये है हमारे गृह मंत्रालय के सचिव के नाम में है। उनका नाम है भल्ला जी, अजय भल्ला जी। क्या लिखा है 31 मई के दिन कि सड़क में एक भी प्रवासी मजदूर नहीं है, सबका देखभाल किया, एक भी नहीं। इस तरह से जो हमारे देश का सरकार एकदम झूठ कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, इसके बारे में हम और क्या कहेंगे। और देखिए, अब इतने दिनों के बाद आपका 1.5 महीना से भी ज्यादा समय बीत गया, आपका नींद से छूट गया, आप उठ के बोला कि हाँ बताओ सरकार तुम क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। और लगातार इस जो एक आपदा का कानून जो दुरुपयोग हो रहे, आप देख रहे हैं हर रोज पुलिस किस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं। साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो केंद्र सरकार है, कौन देश चला रहे? गृह मंत्रालय चला रहे, स्वास्थ्य मंत्रालय चला रहे। स्वास्थ्य मंत्रालय का जॉइंट सेक्रेटरी वो मीडिया कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं कि नहीं नहीं, ये ट्रेन का जो कीमत है, ये खर्चा पूरा देगा, 85% सरकार देंगे, केंद्रीय सरकार देंगे, और 15% ये भी, दिस इज नॉट ट्रू, ये एकदम झूठ है। बहुत सारे लोग ये साफ साफ दिखा दिया और सरकार को भी मानना पड़ा कि पूरा पैसा राज्य सरकार को देना पड़ेगा। तो जो सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने, देश का सबसे उच्च न्यायालय के सामने इस तरह से बात कर सकते हैं, इसके ऊपर आप क्या आशा रखोगे? और बालाजी, आप कह रहे हैं कि मेरा निवेदन शायद लोगों के पास नहीं आया, तो मैं दोबारा करूं? हाँ, एक बार दोबारा कर दीजिए। एक सवाल, वो निवेदन करने के बाद मैं और एक सवाल आपके पास, 2 सवाल व्यूअर्स के साथ आया, वो मैं दोबारा बोल दूंगा, आप अपना निवेदन कर लीजिए। ये निवेदन ये है कि ये जो फेक वेंटिलेटर का घोटाला, इस विषय के ऊपर मैं एक वित्त चित्र, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ज्यादा लोग देखें, ज्यादा लोग को मालूम पड़े। तो इसके लिए अगर आप स्टूडेंट्स, आपके जाने माने जो है, इनको आप दिखाइए, ये कहानी सुनाइए। मैंने न्यूज क्लिक में एक अहमदाबाद मिरर का संपादक है, उनका नाम है दीपल त्रिवेदी, उनके साथ मैंने साक्षात्कार किया। रवीश कुमार ने भी उनसे बात किया। रोहिणी सिंह ने वायर में लेख लिखा है, उनको आप पढ़ाइए। अब अहमदाबाद मिरर में क्या छपा है, दिव्य भास्कर में क्या छपा है, तो ये पूरा विषय के ऊपर मैं एक अलग अलग भाषाओं में एक वित्त चित्र बनाने का कोशिश में हूं। और इसके लिए मैं आपसे, अगर आप साई बालाजी को कुछ डोनेशंस देंगे, मैं अलग अलग भाषाओं में करूंगा, सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में नहीं, अलग अलग भाषा जैसे गुजराती, मराठी, बांग्ला, अहोमिया, उड़िया, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, अलग अलग भाषा में, उर्दू,
ये अगर 10 भाषाओं में अगर हम बना सकते हैं तो ये जो मैं समझता हूं एकदम शेमफुल जो एपिसोड है जो भारतवर्ष का इतिहास में, ये ज्यादा लोग के पास पहुंचेगा। और ये जो एकदम हमारे जो केंद्र सरकार और राज्य गुजरात का सरकार जो जो गुजरात मॉडल का नाम में बाकी लोगों को बहुत कुछ बताते रहते हैं, इसका जो असली जो क्या चेहरा है ये हम लोगों के पास पहुंचाने चाहते हैं। यही बस इतना ही मेरा निवेदन है। आप जो भी हम जिस तरह से आप यू कैन हेल्प, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। बस तो वो हाँ, दो सवाल है बेसिकली। एक सुआ लघु जंगू जी से है और एक मृणाल रॉय जी से है। पहला सवाल ये है कि वी सी देयर इज अ गैग ऑन सर्कुलेशन ऑफ राइट न्यूज, हाउ डू वी डील विद दैट? मोस्ट ऑफ इंडिया रिलाइज ऑन टीवी न्यूज। और इसके साथ साथ मेरा इसमें एक छोटा सा सवाल मैं जोड़ना चाहता हूँ, क्या मीडिया के रवैया में गुजरात मॉडल को देखने का, रिपोर्ट करने का, उस सच को बाहर लाने के पूरे प्रक्रिया में कोई बदलाव हुआ? अगर कोई बदलाव दिख रहा है या कोई बदलाव नहीं दिख रहा है? लास्ट क्वेश्चन आई थिंक। हाँ, एक और क्वेश्चन है, इसके बाद यू कैन आंसर एंड वी कैन स्टॉप। आई थिंक यू हैव आंसर्ड इट ऑन अ स्मॉलर स्केल, बट इनका सवाल है कि आर वी नॉट फेसिंग द क्राइसिस ऑफ गवर्नमेंट अलोंग विद कोविड क्राइसिस? वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन इट? हाँ, इट इज एब्सोल्युटली राइट। ये सिर्फ ये जो संकट है, ये सिर्फ एक तरह से प्रशासन का संकट नहीं है, एक राजनीतिक संकट नहीं है, एक अर्थनैतिक या अर्थव्यवस्था का संकट नहीं है, ये मीडिया का भी एक संकट है जो लोग माध्यम कहते हैं। आप देखिए, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का जो डायरेक्टर जनरल, इन्होंने कहा ये महामारी, ये पैंडेमिक सिर्फ नहीं है, एक इन्फोडेमिक है। यानी कि सूचना और गलत सूचना, फेक न्यूज, ये सब का भी एक संकट हम चल रहे हैं, एक क्राइसिस में चल रहे हैं। तो आज जब मीडिया का स्थिति और भी खराब हो गया, आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े अखबार, विज्ञापन नहीं मिल रहे, एकदम पतला हो गया, एक के बाद एक अखबार बंद हो रहे, वेबसाइट बंद हो रहे, टीवी चैनल बड़ी मुश्किल से चल रहे क्योंकि विज्ञापन नहीं आ रहे। लोगों को तो, नया लोग को तो नहीं ले रहे, जो लोग नौकरी कर रहे थे उसको निकाल रहे हैं, या उनको कह रहे हैं कि भाई तुम सैलरी में हम काट देंगे, हमारा पास पैसा नहीं है, हम कैसे चलाएंगे, आप सैलरी कम लीजिए, आप तनख्वाह कम लीजिए। और साथ साथ जो सरकारी चैनल है उसके ऊपर आपका प्रोपेगेंडा आपने बढ़ाते हैं। और ये सारे जो मीडिया चैनल है, ये सरकारी विज्ञापन के ऊपर उनका जो निर्भरता है, द डिपेंडेंस, द निर्भरता, ये भी बढ़ गया। तो इसको हम आगे कैसे बढ़ाएं? इसका एक दो रास्ता जो अभी अभी हमने बताया, एक है क्राउड फंडिंग, ये बहुत लोगों से कम पैसा लेके आप आगे लगाइए। दूसरा है यूट्यूब, व्हाट्सएप, यही जो माध्यम है, इसी का ये जो दक्षिणपंथी, जो बीजेपी का IT सेल है, बीजेपी का जो सूचना प्रयुक्ति का सेल है, जो इसका दुरुपयोग कर रहा है, यही रास्ता है। हमें फेसबुक को लगाना पड़ेगा, हम व्हाट्सएप में चलाएंगे, हम यूट्यूब में चलाएंगे, एक छोटा सा 2 मिनट 1.5 मिनट का वीडियो बना के बोलिए कि ये यहाँ चले जाइए यूट्यूब में, ये लिंक में क्लिक कीजिए, यही हमारी कोशिश है। और सबसे बड़ा जो जरूरत है कि ये देखिए, आप ये भी सोच लीजिए कि गुजरात के पत्रकार लोग, जहां पे आज नहीं, बहुत साल से, बहुत दशक से, लगभग 2 दशक से, या सचमुच 2002 तो 2001 से एकदम सरकारी, जो सरकार कहते हैं वही करते हैं। सचमुच ये पत्रकारिता नहीं है, एक तरह से जो विज्ञापन एजेंसी का काम करते हैं, विज्ञापन का काम कर रहे हैं, पब्लिक रिलेशन, जनसंपर्क का काम करते हैं इन लोग। तो इस स्थिति में गुजरात में भी अभी भी कुछ लोग बाकी रह गया, जो इस तरह से, आप जैसे आप कह रहे हैं कि ये जो घोटाला का इन्होंने पर्दाफाश किया, एक खोजी पत्रकारिता किया, और इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के भी अहमदाबाद मिरर है। तो हम इसका जो घटना हुई है, मैं समझता हूं ये सिर्फ कोविड का मरीज, इनके जिस तरह से मरीज के
एक तरह से यू आर प्रॉफिटिंग फ्रॉम द मिजरी। आप इसमें से आप मुनाफा कमाने का कोशिश है, आप गलत खबर, गलत सूचना दे रहे, और एक तरह से ये भी एक क्रोनी कैपिटलिज्म। जिन लोग मोदी जी को मदद करते हैं, मोदी जी को दोस्त बन जाते हैं, इनका कंपनी को बहुत फायदा मिल जाता है। ये जो कहानी है, ये जो अलग अलग डॉट्स है, इसको हम जोड़ना बहुत जरूरी मैं समझता हूँ। और इस कोशिश में मैं एक पत्रकार होके मैं कोशिश करूंगा और आपका मदद मैं चाह रहा हूँ। जो टीवी न्यूज है, ये खबर आप रजत शर्मा का इंडिया न्यूज में आप नहीं देखेंगे, आप सुधीर चौधरी में नहीं दिखाएंगे, अंजना ओम कश्यप भी नहीं दिखाएंगे, दीपक चौरसिया भी नहीं दिखाएंगे। तो जो दिखाएंगे हम उनके साथ भी हमें भी काम करना है। और अभी भी मैं समझता हूँ लोग हैं हमारे देश में जिसको मालूम है वो सच्चाई क्या है, जो वास्तव क्या है। अभी भी मैं समझता हूँ ऐसे भी लोग हैं जो संवेदनशील है, जिनको मालूम है कि हमारे गुजरात में जो हो रहा है और गुजरात मॉडल का नाम में जिस तरह से एक के बाद एक घोटाला हो रहा है, इसको सबके सामने हमें लाना आज बहुत जरूरी हो गया। साई बालाजी, धन्यवाद। Thank you, Paranjeda. It was really nice, and would like to thank all the viewers who waited and patiently listened to you. And How many were there? I don't know how many people were there. मैं वो देखना पड़ेगा अभी। ठीक। फिलहाल के लिए ये लाइव एंड करना पड़ रहा है, और आपको थैंक यू और सारे व्यूवर्स को थैंक यू कहते हुए अगले लाइव में और नया व्यू के साथ हम लोग आएंगे। थैंक यू। थैंक यू।